हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिसके एग्ज़ाम कमिंग मंथ्स में है तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि हमें अपनी स्टडीज़ को कैसे एक बूस्ट देना चाहिए बाय रिव्यूइंग इट। यस, बहुत बार हम जो प्लान करते हैं उसे हम कम्प्लीटली पूरा नहीं कर पाते हैं। रीज़न बीइंग कि आपने जो सोचा था जितना टाइम आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा उतना टाइम मिल नहीं पाया। रीज़न कि स्कूल ने बीच में अपने इंटरनल एग्जामिनेशन कंडक्ट किए। अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हैं, बोर्ड जो कि 10th और 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके 1 या 2 इंटरनल एग्जामिनेशन हुए होंगे। फिर बहुत सारा प्रोजेक्ट सबमिशन रहता है, वाइवा रहता है एंड काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें जैसे कि कोचिंग क्लासेस के टेस्ट एंड सो मेनी अदर थिंग्स। इन सब के बीच में हो सकता है आपने जो प्रिपेयर किया हो अपने लिए एक शेड्यूल, उसका 70 to 80% ही आप अचीव कर पाए हो या उससे भी कम। ये बहुत नॉर्मल बात है, सबके साथ ही ऐसा होता है, लेकिन प्लानिंग होनी चाहिए सो दैट एटलीस्ट 60-70% तक आप पहुंच पाएँ, क्योंकि वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है। 100% प्लानिंग के ऊपर जो सही बैठ पाता हो ऐसा कोई भी प्लान नहीं है एंड ऐसे बहुत ही विरले स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कर पाते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ कि 70-80% तक का भी प्लान अचीव कर लिया तो इसको अच्छा माना जाता है। अब बात आ रही है कि जब एग्ज़ाम्स के दिन बहुत नज़दीक आ गए हैं, फ्यू डेज़ ही बचे हुए हैं, तब हमको अपनी प्लानिंग को देखना है, रिव्यू करना है हमने जो भी किया था। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि कंट्रोलिंग करके फैक्टर होता है मैनेजमेंट का, जो सबसे आखिरी में आता है। प्लानिंग फर्स्ट फैक्टर है। कंट्रोलिंग में हमने प्लानिंग में जो भी किया था उसको हम एक तरीके से रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि डिविएशंस कहाँ आए और उन डिविएशंस का रीज़न ढूंढते हैं और अब एक्शन प्लान लेते हैं कि अब क्या करना चाहिए। बस अब यही काम आपको करना है। रिव्यू में आप देखिए कि आपने किस किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या प्लान किया हुआ था और कितना अचीवमेंट हो पाया और क्या छूट गया है। ये रिव्यू आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि आप कोई स्टडी बडी ले लीजिए। स्टडी बडी कैन बी योर फ्रेंड, स्टडी बडी कैन बी योर टीचर ऑल्सो। अगर आपके पास कोई ऐसा टीचर है जो हेल्पफुल है, जो आपको साथ में बैठ के रिव्यू करवाए कि ये चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली है या नहीं करी। टीचर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और सिबलिंग ऑल्सो, और एनीबडी हु इज़ देयर टू गिव यू टाइम। क्योंकि आप जब किसी और के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं तो आपको चीज़ें कुछ ज़्यादा क्लियरली नज़र आती है, ज़्यादा क्लैरिटी आती है, क्योंकि दूसरा पर्सन भी अपना इनपुट देगा। लेकिन दैट पर्सन शुड नॉट बी द पर्सन हु डजंट हैव टाइम, जैसे तैसे खाना पूर्ति करने के लिए आपके साथ बैठ रहा है। ऐसे लोगों के पास बिल्कुल मत जाइएगा। जिसको इंटरेस्ट है, जो चाहता है कि आप अच्छे से अचीव करें, ऐसे किसी पर्सन के साथ बैठ जाइए और अपनी पूरी स्टडी को रिव्यू करिए। रिव्यू करते टाइम आपको बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये वो समय है जब आप अपने आप को बता रहे हैं कि देखो मेरा आगे का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। जिसे बहुत सारे लोग प्लान बी भी कहते हैं कि ठीक है, प्लान ए हमने बनाया था, काफ़ी हद तक हम अचीव कर पाए, जो हम अचीव नहीं कर पाए अब उसको कैसे कंप्लीट करें, उसके लिए आप प्लान बी बना रहे हैं। तो आपको बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने साथ। कहीं पर भी आप झूठ नहीं बोलेंगे कि मैंने ये करना था, मैंने कर लिया है। सुपरफिशियली अगर कोई चीज़ें करी हैं तो उन्हें भी लिख लीजिए एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी चॉक डाउन, क्योंकि ओरली कोई भी बात करने से हम थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं और उसका इतना इम्पैक्ट भी नहीं आता। जब हम लिख देते हैं ना किसी भी चीज़ को, तब उसका इम्पैक्ट जो है हमें ज़्यादा नज़र आता है और वो रिटेन भी होती है, हमें याद रहती है। इवन विदाउट लुकिंग एट दैट पेपर यू विल रिमेंबर कि हाँ मैंने ऐसा लिखा था और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी। तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस कि आप सब कुछ लिख के कर रहे हैं। अब एक और चीज़, क्योंकि मैं कॉमर्स की टीचर हूँ तो मैं कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेके आऊँगी। कॉमर्स ही नहीं है, एक्चुअली ये जनरल राइट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है। अब आपको अपनी स्वाट एनालिसिस करनी है। स्वाट एनालिसिस क्या होती है? जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ। स्वाट एनालिसिस हम बिजनेस में करते हैं। एक तरीके का सेल्फ असेसमेंट होता है, जहाँ पे एस स्टैंड for strength, W stands for weakness, O stands for opportunities and T stands for threat.
वहाँ पर जब स्वॉट एनालिसिस आप पढ़ते हैं कॉमर्स में, तो वहाँ बताया जाता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपकी इंटरनल होती है एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो है एक्सटर्नल होती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस लाके बता रही हूँ कि आपको जो स्वॉट एनालिसिस करनी है अपनी स्टडीज की, वो स्वॉट एनालिसिस कैसी होनी चाहिए। नंबर 1 इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम, स्ट्रेंथ जैसे ही रहना चाहिए। यस, एक चीज़ और बोल दूँ मैं आगे बढ़ने से पहले, आप ये जो भी मैं कुछ बोल रही हूँ अबाउट स्वॉट एनालिसिस, इसको अगर एक पेन एंड पेपर पे लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। प्लीज ट्राई डूइंग सो। तो स्टूडेंट्स फिर आपको क्या करना है, ये स्वॉट एनालिसिस आप कैसे कर पाएंगे। स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ में हर एक सब्जेक्ट, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो आप 6 सब्जेक्ट्स के लिए कॉलम प्रिपेयर कर लीजिए और लिखिए कि आपकी हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ क्या है। अब जब आपको पता चल जाए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मतलब कि ऐसे टॉपिक्स जो आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं, आपने जब मॉक टेस्ट पेपर्स दिए या स्कूल के इंटरनल एग्जामिनेशन दिए, वहाँ पर भी आपको इन टॉपिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। ये टॉपिक्स हो सकते हैं, चैप्टर्स हो सकते हैं, तो आप इनको उठा करके अलग रख दीजिए। अब इन टॉपिक्स के ऊपर आपको अपना 5 to 6% ही देना है, बिकॉज ये टॉपिक्स आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर लिए। अब इनको ही बार बार करते जाने से और बहुत इंप्रूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, यू हैव डन वेल। नाउ आप इसको सिर्फ रिवाइज करते रहिए ताकि आप आगे भी ऐसा ही अच्छा कर पाएं जैसा अभी के एग्जाम में आपने किया है। दूसरा है W मीन्स वीकनेस। ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एटलीस्ट 50 to 60%, मैंने पहले में बोला 5 to 6%, यहाँ मैंने एक जीरो ऐड कर दिया है। 50 to 60% ये आपकी वीकनेस है, और वीकनेस में से ही उठ के क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। हमेशा आपने देखा होगा कि जो चीज़ आपको नहीं आती है ना, उसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में सबसे पहले नजर आएगा। तो ये वीकनेस को वीकनेस रहना नहीं चाहिए एनी मोर। यू हैव टू वर्क वेरी 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 हार्ड ऑन दिस वीकेस्ट एरियाज ऑफ ईच सब्जेक्ट। उनकी लिस्ट बनाइए प्रॉपरली और उनके ऊपर बहुत मेहनत करिए। अपना 50 से 60% का समय आप इसके ऊपर ही दीजिए ताकि ये वीकनेस रह ना जाए फॉर फ्यूचर। देन उसके बाद आपको देखना है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटीज है अपने आप को टेस्ट करना। अब जाके सीधे फाइनल एग्जाम में अपने आप को टेस्ट करना इज सुसाइडल। यस, तो आपको जितने ज़्यादा पॉसिबल है उतने टेस्ट लगाने हैं घर पे बैठ के। दिस टेस्ट कैन बी पास्ट ईयर्स पेपर्स, आप खुद से करिए या आपकी कोई टीचर या आपके पेरेंट या कोई भी आपके लिए टेस्ट कंडक्ट कर रहा है तो आप उन टेस्ट को विदाउट फेल अटेम्प्ट करिए। अपने स्टडी शेड्यूल को बिना बिगाड़ते हुए अपना स्टडी शेड्यूल को स्टिक करिए एंड अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट लिखने से आपको बहुत कुछ पता चलता है, नए नए क्वेश्चन सामने दिखाई देते हैं और अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को दोबारा से रीएनालाइज करने का मौका मिलता है। लास्ट की बात कर रही हूँ, टी इज थ्रेट। यहाँ पर मैं अपनी स्वॉट एनालिसिस की ये जो न्यू डिफाइंड डेफिनेशन दे रही हूँ, यहाँ पर मैं टी को थ्रेट नहीं बोल रही हूँ, इसे मैं बोल रही हूँ कि वो एक्सटर्नल थ्रेट नहीं बोल रही हूँ, ये आपकी इंटरनल से रिलेटेड करके बोल रही हूँ। ये थ्रेट ही है, लेकिन इस थ्रेट का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर थ्रेट है लीविंग एनी पोर्शन। यस, अगर आपने कोई भी पोर्शन छोड़ दिया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती हैं इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर मैं ISC बोर्ड की बात करूँ तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ गए हैं इनके एग्जामिनेशन पैटर्न में, ISC एंड ICSC दोनों ही बोर्ड्स में। तो आपने अगर कुछ भी छोड़ा और आप एग्जाम देने के लिए गए तो आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि सिलेक्टिव स्टडी के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। तो ये एक थ्रेट है। तो आपको याद रखना है कि एनी पोर्शन आप छोड़ के ना जाए। ये ना सोचे इसे बाद में देख लेंगे, क्योंकि बाद में देखने पे कुछ भी नहीं होता है। जो चीज़ें हम सोचते हैं एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले कर देंगे, उस समय हमारे पास पैनिक लेवल बहुत बढ़ जाता है, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, हम पुराना ही रिवाइज करते रह जाते हैं और सजेस्टेड भी नहीं होता है उस समय कुछ नया पढ़ना। तो आप बात के लिए कुछ भी ना छोड़े, आपको वो टॉपिक अच्छा भी नहीं लगता है तो एक्सेप्ट द बोर्डम एंड ट्राई टू फिनिश इट समहाउ। 5, 6, 7 रीडिंग कर लिया तो भी वो टॉपिक कुछ तो आने लगेगा, एटलीस्ट समथिंग यू विल बी एबल टू राइट इन द एग्जामिनेशन। अदरवाइज इसमें से अगर कोई टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आ गया जो आपके लिए थ्रेट है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, आप एक भी नंबर नहीं बटोर पाएंगे। तो ये स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। मैं आप सबको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि आप अभी कुछ दिन पहले एग्जामिनेशन की एक प्रॉपर रिव्यू कर लीजिए अपनी स्टडी का। दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू रीप्लान योरसेल्फ एंड जितनी भी आपकी वीकनेसेस है उसको ओवरकम करने के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्टूडेंट। सो ऑल द बेस्ट एंड यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की कोशिश करिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे।